नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। और आज एस&पी ब्लॉक जो यूनिट है उसमें अगली फैमिली पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन फैमिली लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन परिवार, अब पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन सभी को पता है, सबसे मेन चीज है, इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन परिवार क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जो आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग या समूह जिसको बोले, उसमें से 16वां वर्ग या समूह कौन सा होता है? ऑक्सीजन परिवार का होता है। उसको ऑक्सीजन परिवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो पहला सदस्य होता है, पहला सदस्य वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये होता है भाई, जो आवर्त सारणी में जो 16 जो समूह है उसमें ओ सनम देख लो, ठीक है, पढ़ लेना याद करने के लिए। तेरी पोशाक, हाँ, थोड़ा इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा आपके। ठीक है, हाँ, ताकि इसको दूसरे गलत तरीके से पेश ना किया जाए। याद करने का तरीका याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, समझ गए? याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो। तो ये है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोनियम है, पोलोनियम है। ठीक, तो इसमें जो सबसे मेन जो सबसे पहले आता है वो क्या था? ऑक्सीजन आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इस प्रकार जो नेहा पूजा असलम सब भिखारी, जो नाइट्रोजन परिवार था, नेहा पूजा असलम सब भिखारी, उसमें नाइट्रोजन पहले था, उसको तो नाइट्रोजन परिवार बोलते थे। ठीक है, चलो, इस समूह के तत्वों क्या बोलते हैं? चैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। पिछले वाले में क्या थे? वो निकोजन थे। ठीक है, वर्ग जो है 15 वो क्या था? निकोजन। इनको बोलते हैं चैल्कोजन। क्या बोलते हैं? चैल्कोजन, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कौन कौन से तत्व? सॉरी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। ठीक है, चलो, ये किसके? वर्ग 16 के। ठीक है, आपको पता है आपने अभी क्या चल रहा है? पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? वर्ग 13 से वर्ग 18 तक। ध्यान रखना ये चीजें। आपके सवाल मतलब इतने भी मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं आने वाले। ठीक है, एक आध सवाल कोई ऐसा डेप्थ आ जाए तो बात हो रहा है, बाकी नॉर्मल बेसिक सवाल ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है 13 से 18 पी वाला वो समूह। ठीक है, पी ब्लॉक। तो ये चीजें खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। हाँ, ये तो बोलना ही नहीं, तो देखते कि भाई टिक कर दिया सीधा। ठीक है, और वर्ग 1 और 2 क्या होते हैं? एस ब्लॉक वाले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई शुष्क वायु में जो वायु होती है, वायु में आयतन के अनुसार 20.946% ऑक्सीजन होती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई पूरे अपने वायुमंडल जो वायु है उसमें मतलब 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन। ये बहुत बार सुना है, मतलब 21 वो फिक्स नहीं होती, 21 से थोड़ी कमी होती है, 20.946 होती है। ठीक है, हमेशा कभी कभार एग्जाम में सवाल पूछ भी लिया जाए, ठीक है, तो वो फिक्स 21 नहीं होती, वो 21 से कम होती है। ऐसा ही बोल सकते हैं भाई कितनी होती है? 21%, 21% ज्यादा, ठीक है, या 21% कम, तो वो 21% कम होती है, 20.946% होती है। वो किसके अनुसार होती है? वो प्रतिशत किसके हिसाब से निकाला? वो निकाला जाता है आयतन के अनुसार। समझ गए? किसके बेस पे वो प्रतिशत निकाला गया है? वो निकाला गया है आयतन के बेस पे। ठीक है, तो इस शुष्क वायु में आयतन के अनुसार 20.946% ऑक्सीजन होती है। अब क्या है? सेलेनियम भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और सभी का ध्यान इस पर जाएगा ही ऑब्वियसली। सेलेनियम में प्रकाशिक चालकता का विशेष गुण पाया जाता है। प्रकाशिक चालकता का विशेष गुण मतलब साफ बात है, इसको अपन सौर ऊर्जा में काम में ले सकते हैं। प्रकाशिक चालकता मतलब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो क्या बोलता है? अपनी चालकता शो करता है, मतलब ठीक है, धारा के बहाव में ये सहयोग करता है। ठीक है, एक तरीके से वो सेमीकंडक्टर टाइप का ये काम, मतलब अर्धचालक टाइप वाला ये काम करता है। इसका उपयोग फोटोकॉपी मशीन में, ठीक है, सौर पैनल व कांच को रंगीन बनाने में होता है। तो ये सेलेनियम के बारे में थोड़ी बातें जान लेना। देखो, इस एस&पी ब्लॉक मैंने स्टार्टिंग से बताया कि एस&पी ब्लॉक में बहुत सारी रामायण है, बहुत सारी रामायण। ठीक है, मैं आपको लिमिटेड चीज और इंपोर्टेंट चीज है वो मतलब चीजें पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसमें तो पढ़ने को तो अपन बहुत एक एक मतलब रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक एक पॉइंट किया, इसके साथ क्रिया हुई तो क्या होगा, कहाँ पे बना, क्या नहीं, बहुत सारी चीजें। ठीक है,
तो अपने को मतलब ऐसा पढ़ना है लिमिटेड की जिसमें से मैक्सिमम चीजें हो जाए, और वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके अलावा जब अपने टेस्ट डालेंगे, जब एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे, तो उनमें भी वो एमसीक्यूज उस हिसाब से लेंगे कि मतलब सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है आपको। ये बात होगी क्लियर। वर्ग 16 आपको पता है 18 वर्ग है, 7 क्या है आवर्त है, आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त, जिसमें से 16वां कौन सा है, ऑक्सीजन परिवार। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होगा, NH2 NP4। मैंने स्टार्टिंग से बताया, जब पी ब्लॉक अपन ने स्टार्ट किया तब से मैं आपको समझा रहा हूं कि इनका जो विन्यास होगा वो एक्चुअली में क्या, NH2 और NP4, NH2 और NP4। NH2 और NP4 कैसे, देखो NH2 NP4, NH2 NP4, ठीक है। N क्या है, N मतलब क्या है, जैसे कि मतलब ये है, यहां पे देख लो 2H2 2P4, 3H2 3P4, ये N क्या बढ़ रहा है, जैसे कि यहां देखो 4H2 4P4, 5H2 5P4, लास्ट में 6H2 6P4। तो N क्या है, एक्चुअली N आपकी क्या है, आवर्त है। क्या है, आवर्त। N क्या है, आवर्त, ठीक है। और ये आपके जो S वाला उपकोष है उसमें 2 है, और P वाले उपकोष में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखोगे आप, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जैसे कि ये आपके हाइड्रोजन हीलियम जो है, ठीक है, ये क्या सारी अक्रिय गैसें, ठीक है, हीलियम नियोन ऑर्गन, ठीक है। इसमें 2H2 2P4, फिर इसके बाद 3H2 3P4, इसमें भी देखो 4H2 4P4, 5H2 5P4, 6H2 और 6P4, ठीक है, ये है। और ये मतलब हमेशा मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग से भाई, वर्ग 13 14 15 16 17 और 18, इन सब में मतलब क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये टोटल कितने NH2 NP4। अब अपन 16 की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ये आ गया, मतलब P4 आ गया। नहीं तो अगर जैसे कि अगर बात करते 13वें की बात करते तो उसका फॉर्मूला, अब अपने 13वां ब्लॉक पढ़ा, जिसने पीछे पढ़ा है उसको ध्यान होगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट कोई जंप कर रहा है तो शायद उसको आइडिया नहीं आए। NP1 इसका अपन पढ़े थे, NP1, इसका NH2 NP2 पढ़े थे, इसमें ऐसे ऐसे कैसे NP3, इसमें NP4, इसमें NP5 और NP6, ठीक है। जब अपन 18वां ग्रुप पढ़ेंगे 17वां पढ़ेंगे तो NP5 आएगा, 18 पढ़ेंगे NP6, यानी पी उपकोष पूरा का पूरा भर जाएगा, पूर्ण भरे हुए कक्षक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब इनके जो बाह्यतम कोष में, जैसे कि ये 13वां है, 13वें के बाह्यतम कोष में 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, ठीक है, इसके 5 होते हैं, इसके कितने हो जाएंगे बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, बाह्यतम कोष में 6 ही हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जो अपने ऑक्सीजन है वो उसको लेके मैं बताता हूँ आपको, ऑक्सीजन को लेके बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया नाभिक, ये आपके हो गया नाभिक, ठीक है। अब इसमें अपने को बनने इलेक्ट्रॉन 8 बनने, ठीक है। तो ये 2 तो आ गए यहाँ पे फर्स्ट में, ठीक है। ये कौन सा हुआ, किस में भरे गए, 1s2 में। भाई ऑक्सीजन में भरते हैं तो क्या आ गया 1s2, ठीक है। ये 1s2 में भरे गए। फिर आपको यहाँ पर बढ़ने इसके कितने 6 पीछे बचे हुए 6 कहाँ आएंगे, जैसे कि 6 में से यहाँ मान लो जो भी है एक मतलब S क्या होगा, उपकोष होगा, ठीक है। और इसमें दूसरा एक क्या होगा, P उपकोष होगा, P उपकोष मान लिया, P उपकोष। तो इसमें से भी ये S उपकोष तो भर गया पूरा, ठीक है, S तो भर गया है, S में 2 आ गए, और पीछे वाले P है, P में कितने आ रहे हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं, P में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इस तरीके से 1s2 फिर 2s2 और 2p4,
1s2 2s2 2p4। तो इनके जो बाह्यतम कोश में कितने हुए इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में देखोगे तो ये बाहरी कोश में कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बाहरी कोश में कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। भाई दो वाले में 6 ही है, ये तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया, फिक्स है, ये तो भरा हुआ है, ठीक है। बाहरी कोश में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के लिए बाहरी कोश में यहाँ पे कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये चीज मैंने जब मैंने मतलब जो आपको पढ़ाया जब स्टार्टिंग से, ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई हुई, ठीक है ना। जिसने वो स्टार्टिंग की देखी है क्लास है, उनको मतलब ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, अच्छी समझ में आ जाएगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2s2 2p4। उसी प्रकार इसके लिए सल्फर के लिए ये हो जाएगा। इनका जो ये समझ में आ गया, NH2 NP4 वो कैसे लिखा भाई, नीचे आओगे तो इसमें वो 3s2 3p4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नियॉन तक तो भर जाएगा भाई। 2s2 2p6 ये नियॉन भर जाएगा भाई, जैसे 2p6 होगा नियॉन भर जाएगा पूरा पूरा। फिर उसके बाद 3s2 3p4 ऐसे नीचे जाओगे तो फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। सबसे ज्यादा यदि विद्युत भिन्नता किसकी होती है, इसकी, लेकिन इसके बाद किसी की होती है तो वो ऑक्सीजन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत भिन्नता सर्वाधिक होती है, फ्लोरीन की विद्युत भिन्नता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत भिन्नता सर्वाधिक होती है, पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और फ्लोरीन की विद्युत भिन्नता सर्वाधिक होती है, उसके बाद होती है विद्युत भिन्नता ऑक्सीजन की, ठीक है। और एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन। ये ध्यान रखना, ये बात है, सबसे ज्यादा इसकी होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और विद्युत भिन्नता इसकी, ठीक है। चलो अब ये तो होगी मेन चीजें, ये तो मतलब बेसिक मतलब जो था। अब इनके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। तो देखो ऑक्सीजन तथा सल्फर क्या है, अधातु है। कैसी है, अधातु। सिलिनियम तथा टेलोरियम उपधातु है। मैंने आपको अधातु उपधातु सारी चीजें पहले आपको समझा रखी है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कोई डायरेक्ट इन लेक्चर पे जंप कर रहा है तो जंप मत करना। मैंने जब SNP ब्लॉक चीजों की स्टार्टिंग ही की तब मैंने अच्छे से सारे एक एक चीज बताई थी कि भाई धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, सारी चीजें। पोलोनियम क्या है, रेडियोधर्मी धातु, ध्यान रखना, धातु भी है और कौन सा, रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी, ठीक है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, हाँ रेडियो एक्टिव बोलो, रेडियोधर्मी बोलो, बात वही है, ठीक है। रेडियो एक्टिव है। इनमें से ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी से भी क्या है, ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी से भी ठोस है। अब संकलन का गुण, संकलन का गुण मतलब मिलना आपस में। तो ऑक्सीजन किसमें, O2 के रूप में मिलता है भाई। ऑक्सीजन कैसा है, द्विपरमाणु गैस है, इसमें 2 परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन O2 के रूप में, जबकि सल्फर S8 के रूप में विद्यमान होता है। समूह में नीचे जाने पर क्या होती है, संकलन की प्रवृत्ति में कमी आती है। जैसे नीचे जाओगे ना, ऊपर से नीचे, ओ सनम तेरी पोशाक, ठीक है, वहां तक नीचे जाओगे ना तो मतलब क्या होगा, वो संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब नहीं बढ़ेगी, नहीं घटेगी, ठीक है, वो घटती जाएगी ऊपर से नीचे, ठीक है। फिर आयनन ऊर्जा, इस समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान समूह 15 के संगत आवर्तक तत्वों से कम होता है। देखो एक चीज तो आपको पता है, ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, आपके आकार का मान बढ़ता है, आकार का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग किया जा सकता है, यानी कि उसकी आयनन ऊर्जा कम है, आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, वो साफ बात है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, इनमें स्पेशल चीज क्या पढ़ने को, जो नॉर्मल चीज है तो इस पे अप्लाई होगी, नॉर्मल चीजें जो है वो तो अप्लाई होगी। स्पेशल चीज क्या है, इस समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान समूह 15 के संगत आवर्तक तत्वों से कम होता है। भाई क्यों होता है कम, तो जो समूह 15 है, अपने समूह 15, तो समूह अगर अपन 15 की बात करें, समूह 15 एक होता है समूह 16, ये जो ऑक्सीजन परिवार, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में आपने देखा होगा तो उसका फॉर्मूला था NH2 NP3, और इसका जो विन्यास बन रहा है जो इसका NP4। इसका मतलब ये था कि इसमें जो S तो भरा हुआ था, इसमें P भरा हुआ कैसे था, ऐसे भरा हुआ था, ठीक है। और इसमें मामला भरा हुआ कैसे, ऐसे मतलब, और एक ऐसे भरा हुआ, यानी कि 4 मतलब इसमें है, इस प्रकार से अटकी हुई। तो साफ बात है, ये क्या है,
अर्धपूरित विन्यास है। कैसा है? अर्धपूरित। कैसा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास। तो आपको पता है भाई पूर्ण पूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास वो स्थायी विन्यास होते हैं। तो ये स्थायी विन्यास से अभी यहां से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा, आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी ये भाई साहब आसानी से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये खुद चाहता है कि इसको त्याग करके मैं अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लूं। ठीक है, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी कम होगी। ये वो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? इस समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान समूह 15 के संगत यानी कि कैसे भाई? नाइट्रोजन की संगत क्या हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, नेहा के बाद पूजा। ठीक है, तो ओ सनम, तो इसके सल्फर के संगत क्या हुआ? ये हुआ संगत, मतलब ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों की अगर करोगे ना तुलना तो इसका होगा कम, इनकी तुलना करोगे तो इसका होगा कम। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात करते हैं तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद दूसरा ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? फ्लोरीन के बाद दूसरा ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी तथा धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। देखो नॉर्मली जब आप किसी एक समूह में वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो जो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा कि भाई नाभिक क्या है? नाभिक क्या है? ठीक है, नाभिक क्या है? अब आकार बढ़ा, आकार बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगर कोई बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींच नहीं पाएगा क्योंकि आकार बढ़ा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींच नहीं पाएगा, आकार बढ़ा है, तो साफ बात है विद्युत ऋणता में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, और विद्युत ऋणता में कमी मतलब धात्विक लक्षणों में वृद्धि। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, लेना। ठीक है, और अगर इस लक्षण में आई, ये लक्षण न्यूनतम हुआ तो धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, क्योंकि धात्विक लक्षण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है। इसकी बात उल्टी है, तो इसका मतलब विद्युत ऋणता और धात्विक लक्षण दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। यदि विद्युत ऋणता में होगी कमी तो धात्विक लक्षणों में होगी वृद्धि। तभी ऊपर से नीचे जाने पर पहले अधातु, फिर उपधातु, फिर बाद में धातु बन जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो धात्विक गुणों में वृद्धि हो रही है। समझ गए? ऑक्सीकरण अवस्था। देखो इस समूह के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2, +4, +6। मैक्सिमम +6 तक हो सकती है। ठीक है ना, या तो वो 2 निकाल सकता है या फिर +4 निकाल सकता है या +6 निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 के मतलब बाह्यतम कोश में 6 ही है इलेक्ट्रॉन, 6 से बाहर तो है ही नहीं। ठीक है, परंतु ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। भाई नॉर्मली तो क्या है कि इस समूह के तत्व क्या है? +2, +4, +6, यानी कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कोई किसी अवस्था में 2 दे रहा है, किसी अवस्था में 4 दे रहा है, किसी अवस्था में बाह्यतम कोश में पूरे 6 के 6 दे रहे हैं। परंतु ऑक्सीजन की क्या होती है? विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो ये क्या करता है? -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन हमेशा अपन ऐसे लिखते हैं, O ऊपर -2 आता है, O2 -2, ये नहीं आता O के ऊपर -2। एक्चुअली में ये हमेशा क्या है? इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज, एक अपवाद ध्यान रखना। अपवाद क्या है? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। कारण क्या है कि भाई अब झगड़ा किन के बीच हो रहा है? OF और इनके बीच में। भाई इसका पहले तो इसकी क्या इच्छा थी? हमेशा ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है। ठीक है, तो ये -2 अवस्था में होता है। लेकिन अब इसका भी भाई ये तो इससे भी बड़ा है, इसकी विद्युत ऋणता तो इससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ बात है इसको देना पड़ेगा और इसको ये लेगा। भाई नॉर्मली तो क्या करता है? बाकी दूसरे जो तत्व है उनके साथ तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन लेता है, तो ये -2 अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब फ्लोरीन के साथ ये OF2 बनाएगा तो उस केस में ये भी लेगा नहीं, ये भी फिर क्या करेगा? देगा, क्योंकि सामने वाला इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस पोजीशन में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इस बात का ध्यान रखना। उस पोजीशन में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? +2 होती है। ठीक है, बस OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, बाकी सभी केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। तो एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो +2 है, बाकी सभी में -2 है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया, तो सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड।
और हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एलाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, H2E बनेंगे। ई की जगह जो अपने तत्व जो है एस, सल्फर है तो सल्फर, सेलेनियम है तो सेलेनियम। ठीक है, H2E की जगह आप रख लो। प्रकार के हाइड्रोजन बनाते हैं, इनका अम्लीय गुण है वो H2O से H2TE तक बढ़ता है। इनका जो अम्लीय गुण है वो क्या होता है, H2O से H2TE तक बढ़ता है। चलो, हेलोजन से क्रिया समूह 16 के तत्व EXC, EX4 और EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। सिंपल, इतनी बात सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि EX6, X4 और X2 टाइप के क्यों बनाते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि 2, 6, 4 वाले वो स्थिति। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया सभी तत्व EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जब इनकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो सभी तत्व EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं, जबकि SiO2 एक ठोस है। मतलब जब इनकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो खुद O2 O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ओजोन। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो SO2, और जबकि सेलेनियम के साथ क्रिया करेगा तो SeO2। ठीक है, अब इनमें से ध्यान रखना, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैसें है, सिंपल सी बात है। जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो क्या, एक ठोस है। सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या है, एक ठोस है। बात क्लियर। चलो, अब क्या है, ऑक्सीजन का थोड़ा व्यवहार अब असामान्य होता है। असामान्य व्यवहार क्यों होता है, देखो, छोटा आकार, एक तो ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होता है, वो अपने समूह में सबसे छोटा आकार हुआ, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ता है, जो सबसे ऊपर वाला हुआ उसका आकार कैसा हुआ, छोटा हुआ। तो छोटे आकार, उच्च विद्युत, आपको पता है उच्च विद्युत होती है, और डी कक्षकों को कोई अनुपस्थिति। इसमें एस में आपके डी कक्षक नहीं है, देख लो। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपके डी कक्षक नहीं है, डी कक्षक है इसमें नहीं है। ठीक है, तो डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ऑक्सीजन समूह के कारण ऑक्सीजन समूह के अन्य तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है। इन सब बातों के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो समूह के अन्य तत्व है उनसे क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, उनसे भिन्न व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब अपन ने भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख लिए नॉर्मल से। ठीक है, बाकी उसमें बहुत सारी जो भी है मतलब चीजें मैंने आपको बता रखी है, कहाँ कौन सा ऊपर से नीचे घटता है, क्या होता है। कुछ भी अगर अपवाद होगा तो वो बोल दिया जाएगा, बाकी सारी नॉर्मल चीजें तो ऐसी की ऐसी है, उनको बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब ऑक्सीजन के यौगिक, ऑक्सीजन के यौगिक में सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड की, मतलब जो ऑक्सीजन किसी दूसरों के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनके बारे में चीजें। तो देखो, पहले होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की अधातुओं के साथ क्रिया से सहसंयोजक बंध वाले ऑक्साइड बनते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो सहसंयोजक बंध वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति। और सहसंयोजक प्रकृति होगी कब, जब क्रिया अधातुओं से होगी। सिंपल सी बात है, जब अधातुओं के साथ क्रिया होगी तो कैसे बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अधातुओं के साथ क्रिया से सहसंयोजक बंध वाले ऑक्साइड बनते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें से कौन कौन से, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, अम्लीय है, कैसी है, अम्लीय। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है, अम्लीय। दो चीजें तो खोपड़ी में बिठा के रखना है, CO2 SO2 अम्लीय, CO2 SO2 अम्लीय। बाकी ये एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे ऑक्साइड है, लेकिन जो इंपोर्टेंट चीजें वो अपन ने ली है। फिर है सारे ऑक्साइड, धातुओं के साथ क्रिया से क्या बनते हैं, सारे ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की क्रिया किसी धातु के साथ होती है तो फिर जो ऑक्साइड बनते हैं उनको वो होते हैं सारी ऑक्साइड होते हैं। सारी में ऑक्साइड क्या होते हैं, Na2O, भाई सोडियम क्या है, क्षार धातु है। ठीक है, तो वहां से CO, CuO, FeO, ये क्या है, सारी ऑक्साइड है। फिर बात आती है उदासीन ऑक्साइड की, किसकी, उदासीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये मतलब N2O, ये क्या, सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या आपके उदासीन है। अब इनको ध्यान रखना, देखो एग्जाम में सवाल है ना, ऐसे घुमा के कुछ भी चीजें कहीं पर भी, मतलब आपके आप सोचोगे कि मतलब सवाल कितने टप टप आएंगे, क्या होगा, किस टाइप का हो सकता है। हालांकि एक आध सवाल हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए, लेकिन नॉर्मली जो सवाल है ना आपके बेसिक ही बनने वाले हैं ऐसे, मतलब। ठीक है, कौन सा बताइए निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है, तो चीजें ये पता रखना। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। एक आता है उभयधर्मी, उदासीन और उभयधर्मी में आपको ध्यान है अंतर। ठीक है, कि भाई
उदासीन तो क्या होता है, ना तो अम्ल ना क्षार। उदासीन क्या होता है, ना अम्ल ना क्षार, ना तो अम्लीय ना क्षारीय, ठीक है, वो होता है उदासीन। लेकिन उभयधर्मी क्या होता है, वो किसी पोजीशन में तो वो क्षार की तरफ व्यवहार करता है और किसी पोजीशन में अम्ल की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है। मान लो उभयधर्मी वो होता है कि यदि उसको किसी आप क्षार के साथ लोगे साथ में, कि उसको यदि आप क्षार के साथ मिलाओगे तो खुद किसकी तरफ व्यवहार करेगा, अम्ल की बात है। और उसको यदि एक एसिड में मिलाओगे या अम्ल के साथ लेके जाओगे तो खुद क्षार की बात व्यवहार करेगा, वो होता है उभयधर्मी। वो क्या होता है, उभयधर्मी, ठीक है ना। तो ये उभयधर्मी और उदासीन में आपको फर्क पता होना चाहिए। उदासीन मतलब ना अम्ल ना क्षार, ये दोनों की तरफ व्यवहार करता है, अम्लीय भी और क्षारीय भी। इनके जो एग्जाम्पल है उनको एक बार 2-3 बार देखोगे तो आपके माइंड में चीजें सेट हो ही जाएगी, ठीक है। फिर होते हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो जो परऑक्साइड होता है उसमें होता है O2-2 आयन और इसमें होता है सुपर ऑक्साइड में O2- आयन, ठीक है। तो ये परऑक्साइड में Na2O2, K2O2, BaO2, ठीक है। इसमें KO2, RbO2, CSO2, ये चीजें थोड़ी बहुत ध्यान रखना। चलो अब डाई ऑक्सीजन O2 जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। ऑक्सीजन आपके आसपास है, ठीक है भाई, आपके आसपास क्या है, ऑक्सीजन है। जो वायु आपके पास घूम रही है उसमें 20.946% क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन मतलब आपकी बॉडी की श्वसन क्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कैसी होती है, रंगीन होती है। आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो रंगीन है। गंधहीन है, क्या गंध महसूस हो रही है, ऑक्सीजन की कुछ गंध महसूस हो रही है, नहीं हो रही, गंधहीन है। स्वादहीन, जीभ कर लो बाहर घुमा लो, ठीक है, एहसास हो रहा है कि कोई भाई ऑक्सीजन आई है, नहीं ना। बस ऑक्सीजन गंधहीन, रंगीन और स्वादहीन गैस है। यह अनुचुंबकीय है और ये क्या करती है, अपरूपता प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18। इसमें से जो 8O16 है ना, वो 99.7% ये समस्थानिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ये समस्थानिक 99.7% ये समस्थानिक होता है। तो बाकी के 0.3% में ये दोनों आते हैं। इसमें से 8O18 कैसा है, रेडियोधर्मी है। कैसा है, रेडियोधर्मी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की सबसे खास बात, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है। ऑक्सीजन कभी भी स्वयं नहीं जलता, खुद नहीं जलेगा, लेकिन दूसरों को जलाने में सहायक है, तभी तो दहन में सहायक है। स्वयं नहीं जलता ऑक्सीजन कभी भी खुद नहीं जलता है, लेकिन दूसरों को जलाने में पूरा सहयोग करेगा। जहां ऑक्सीजन मिल गई वहां आग अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन खुद ऑक्सीजन नहीं जलती है। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, बट ऑक्सीजन जलाने की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करती है, ठीक है। बात क्लियर। और CO2 क्या करती है, उसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में पूरा सहयोग करती है। आपने देखा होगा जो ये लाल रंग के बिल्डिंगों में वगैरह ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, जो आग बुझाने वाले, ठीक है, उसमें क्या CO2 भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है। CO2 गैस क्या करती है, आग को बुझा देती है। तो O2 और CO2 दोनों उल्टे। O2 तो आग लगाने में सहायता करता है और CO2 आग को बुझाने में, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है 2KClO3 150 डिग्री सेल्सियस पे MnO2 जो की उपस्थिति में 2KCl+3O2, यानी कि यदि अपने को प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनानी है, वैसे तो बहुत सारी विधियां है, लेकिन प्रयोगशाला में यदि ऑक्सीजन बनानी है तो ये वाली क्रिया अपन काम में लेते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेना। एक होता है ब्राइन प्रक्रम। तो इस ब्राइन प्रक्रम में क्या होता है, BaO को जो आप, ठीक है, बेरियम जो ऑक्साइड है उसको वायु के साथ, ठीक है, वो करते हो गर्म, तो BaO2 बनता है। और उसको यदि आप फिर से 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो फिर वापस BaO+O2 बन जाता है। ऐसे यानी कि ये समझ लो आपको ऑक्सीजन मिल गई। तो ये थोड़ी सी चीजें पता रखना। अब वायु के द्रवीकरण, फिर इसके परबाजी आसवन से भी अपन ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। क्या किया, वायु ली, वायु में तो सारा मिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, उसको क्या कर दिया, द्रव में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद अपन उसको उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया ये भी है। अब देखो उपयोग में एक सब्सन वाले टैंक नहीं होते जो मतलब अपन मास्क लगाते हैं, मतलब, ठीक है, तो जो सब्सन वाले जो सिलेंडर होते हैं उनमें क्या होती है O2CO2H, उसमें प्योर
वैसा नहीं होता कि प्योर O2 ही होती है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें O2 CO2 प्लस 4 इनका मिक्सर होता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस गैसों के रूप में ये ध्यान रखना, O2 CO2 प्लस H। द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, तो जो ये जो ऑक्सीजन है वो रॉकेट ईंधन में यदि इसको लिक्विड फॉर्म में बदल दे तो ये रॉकेट ईंधन में क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में भी काम में आता है। ऑक्सीकारक यानी कि इसको आग मतलब जो सपोर्ट करता है, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, उसमें आग तो नहीं लगानी है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से वो सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। हाँ, आग लगा दोगे तो भाई साहब मामला ही खत्म हो जाएगा। वेल्डिंग के दौरान ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न, जब वेल्डिंग होता है, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस देखा होगा आपने, जब वो वेल्ड करते हैं तो उस दौरान एक ज्वाला उत्पन्न होती है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। तो वो भी किसकी सहायता से होती है, इस ऑक्सीजन की सहायता से। तो ऑक्सीजन का वैसे तो बहुत उपयोग है, नॉर्मल सी चीजें जो मतलब एग्जाम में चीजें पूछी जाती है मोस्टली, वो मैंने आपको लिखाई है। ठीक है, चलो अब बात आती है किसकी, ओजोन की। तो ओजोन सभी को पता है गहरी नीली गैस है। ओजोन क्या है, गहरी नीली गैस है जो ठंडा करने पर हल्का नीला द्रव बनाती है। अगर इसको यदि ठंडा कर दिया जाए तो हल्का नीला द्रव बनता है, ठोस करने पर ये क्या है, बैंगनी काले क्रिस्टल बनाती है। ठीक है, चलो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को अवशोषित करती है, सबसे मेन बात, सबसे मेन फैक्ट है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणों, ये जो ओजोन जो है गैस, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली, ये अपने वायुमंडल में लेयर है इसकी, किसकी, जो ओजोन की, तो उसमें जो सूर्य से आने वाली जो यूवी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनका क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, इनकी जो गंध होती है ना, विद्युत उपकरणों के जलने के समान तीक्ष्ण गंध होती है इनकी। ठीक है, चलो ये विषैली होती है, जल में थोड़ी सी विलय होती है और इस ऑयल में अधिक विलय होती है। चलो, इसे शुद्ध तथा शुष्क ऑक्सीजन में से नीरव विद्युत विश्लेषण करके बनाया जा सकता है। अब क्या है कि जो शुद्ध O2 ले लो, शुद्ध, इसको बनाएंगे कैसे, शुद्ध ऑक्सीजन में से अपन विद्युत का प्रवाह, नीरव विद्युत विश्लेषण करके अपन इसको O2 को अपन डबल O, ठीक है, और ये प्रक्रिया कैसी होती है, उष्मा शोषी क्रिया होती है। ये कैसी होती है, उष्मा शोषी प्रक्रिया। ठीक है ना, और ये जो क्रिया होती है किसमें होती है, पात्र, जिसको बोलते हैं ओजोनाइजर। ये क्रिया किसमें होती है, पात्र, जिसको बोलते हैं अपन ओजोनाइजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अम्लीय माध्यम में ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। चलो ये भी ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना, ये एग्जाम में सवाल ऐसे आ भी सकते हैं, यानी कि सिल्वर जो चांदी होती है वो ओजोन के साथ क्रिया से काला हो जाता है। जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, वो ओजोन के साथ क्रिया से कैसा होता है, वो हो जाता है, काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सिल्वर चांदी ओजोन के साथ क्रिया से काला हो जाता है। मरकरी की क्रिया ओजोन से होने पर मरकरी पूछनुमा आकृति बनती है। ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, इनमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। अपन ऐसे समझने को तो ये मरकरी पूछनुमा आकृति क्यों बनती है, इसका पीछे भी बहुत सारा मेथड है, अपने को उतने मतलब डीप में नहीं जाना है। ठीक है, आपको बेसिक फैक्ट पता रखना है, क्योंकि सवाल ऐसे नॉर्मली पूछ लिए जाएंगे कि मरकरी पूछनुमा आकृति किस केस में बनती है। ठीक है, तो मरकरी की क्रिया ओजोन से होने पर मरकरी पूछनुमा आकृति बनती है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखने को, ये जो ओजोन होता है, 3 होते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, तो इसमें जो ओ जो बंद कोण होता है, बंद कोण यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना होता है, 116.8 डिग्री। और जो ओ जो लंबाई होती है, बंद लंबाई, वो होती है 128 पीएम, पीएम यानी कि पिकोमीटर। ठीक है, हाँ, और ये आपको पता रखना थोड़ा, ये जो विद्युत विश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसमें अपन O2 से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन से अपन क्या करते हैं, नीरव विद्युत विश्लेषण करके अपन O3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, O3। ये देखो O3 ये बना कैसे, एक मिनट, इसको ये एक्चुअली क्या करते हैं अपन, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को पहले 2 पार्ट में तोड़ते हैं, O और O। ठीक है, फिर ये जो एक O है इसका, इसकी जो एक O प्लस O2 मिलके वो क्या बनाते हैं, फिर O3 बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये होती है उष्मा शोषी, ये प्रक्रिया होती है उष्मा शोषी प्रक्रिया। ठीक है, चलो
और ये जिस पात्र में होती है उसको बोलते हैं ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। ठीक है, चलो अब फोर्थ नंबर पे है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो इसका सबसे मेन, इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानना, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है इंपोर्टेंट, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में। ये किस में काम में आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? सल्फर की। सल्फर को क्या बोलते हैं? इसका जो औद्योगिक नाम है वो कैसा? गंधक। क्या बोलते हैं इसको? गंधक। सल्फर मुख्यतः सल्फाइड एवं सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो सल्फेट के रूप में होता है वो, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, ये सवाल जिप्सम वाला कितनी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना, कितनी बार, मतलब इनकी लिमिट ही नहीं है, इतनी बार पूछा गया जिप्सम वाला सवाल। ये बात ध्यान रखना, जिप्सम CaSO4.2H2O, 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 तो ध्यान रखना जिप्सम। एप्सम लवण MgSO4.7H2O और बेराइट्स BeSO4, ये होता है सल्फेट की फॉर्म में। ठीक है, फिर ये सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है, वो होता है गैलेना। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा गैलेना है? PbS, HgS, पता नहीं कुछ कुछ दे देंगे। तो PbS जिंक ब्लेडी, ZnS यानी जिंक जो होता है सल्फाइड उसको बोलते हैं जिंक ब्लेडी। ये होता है सिनेबा HgS। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, फैक्ट। ठीक है, तो जो सल्फर आपको या तो इसमें से मिल जाएगा या इसमें से मिल जाएगा। फिर एक होता है FeS2 आयरन पायरिटिस, मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना क्यों बोलते हैं? कि ये FeS2 बिल्कुल सोने से दिखता है। अगर वो इंसान मूर्ख है तो उसको अपन, वो मतलब इसको लगेगा कि रियल में सोना यही है। ठीक है, ये FeS2 होता है आयरन पायरिटिस, जिसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। ठीक है, चलो CuFeS2 कॉपर पायरिटिस, ये मतलब इन सबसे भी, ठीक है। तो ये तो हो गए सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। और एक बात और, ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, ये ज्वालामुखी में भी मिलता है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। ठीक है, चलो ये तो मतलब ये कहां से इसकी प्राप्ति होती है, सल्फर कहां से मिल सकता है। अब सल्फर की विशेषता है कुछ चीजें, सल्फर वायु में नीली ज्वाला के साथ जलता है और SO2 बनाता है। यदि सल्फर क्या करता है, जब वायु के साथ मिलता है तो मतलब जो नीली ज्वाला के साथ जलता है और SO2 बनाता है। फैक्ट, ओके। फिर ये चीजें सल्फर के अपर रूप, तो सल्फर के अपर रूप में अल्फा, बीटा और ये प्लास्टिक सल्फर गामा और एक डेल्टा भी होता है, तो उतना जरूरी नहीं डेल्टा देखना। ठीक है, मेन तो ये अल्फा और बीटा है और ये गामा, इसको अपन गामा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन गामा भी बोलते हैं, ये लिख लेना एक मिनट, गामा सल्फर। ठीक है, तो जो पीला या फिर विषम लंबाक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्फा सल्फर। ये चमकीला पीला ठोस होता है और रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये स्थायी होता है। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे ये स्थायी होता है। कौन सा वाला? अल्फा वाला। इसका पूरा नाम देख लेना, पीला विषम लंबाक्स रोम्बिक सल्फर। ये रूम टेम्परेचर पे कौन स्थायी होगा? ये होगा। लेकिन 369 केल्विन एक ताप है, मतलब ठीक है, उस पर क्या होता है, उस ताप पर पहुंचने पर, गर्म करने पर ये क्या होता है, एकंताक्ष यानी कि बीटा सल्फर में बदल जाता है। क्या करता है? बीटा सल्फर में बदल जाता है। चलो ठीक है, एकंताक्ष जो सल्फर है, ठीक है, बीटा सल्फर, वो 369 K के ऊपर ताप पर स्थायी, नीचे ताप पर अल्फा सल्फर में बदल जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, फैक्ट, ये 369 K है ना, ये तापमान ऐसा है कि इसके ऊपर तो कौन, बीटा सल्फर रहता है स्थायी, इसके ऊपर बीटा सल्फर स्थायी रहता है, इसके ऊपर अल्फा सल्फर स्थायी रहता है। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई अल्फा है सल्फर और आपने यदि उसको 369 या उससे ज्यादा का तापमान दे दिया तो ऑटोमेटिकली बीटा में बदल जाएगा। या फिर कोई आपके पास कोई बीटा है और उसको आपने लो टेम्परेचर कर दिया, तापमान इस तापमान से डिक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अल्फा में बदल जाएगा। यानी कि अल्फा और बीटा आपस में एक दूसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, 369 के ऊपर बीटा, से नीचे अल्फा। और एक 369 जो टेम्परेचर है वो ऐसा होता है जिस पर आपको अल्फा भी मिलेगा और बीटा भी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं संक्रमण ताप। ठीक है, 369 के संक्रमण ताप, अल्फा बीटा दोनों उपस्थित होते हैं उसमें। ठीक है, चलो एग्जाम में सवाल ऐसे आ सकता है कि बताइए संक्रमण ताप पे निम्न में से कौन सा, मतलब वो इनका स्थायी होता है। ठीक है, कौन सा
अपर रूप है वो स्थायी होता है, तो वो आपके अल्फा और बीटा दोनों स्थायी होते हैं, ठीक है। चलो तीसरा है गामा, तो यानी कि ये क्या करते हैं अपन, जब अल्फा सल्फर को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है तब जाके इस प्लास्टिक सल्फर या फिर गामा, इस जो गामा को बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर, ठीक है, ये ध्यान रखना इफेक्ट। चलो अब देखते हैं सल्फर के यौगिक। तो सल्फर के यौगिक में पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना सभी एग्जाम में बहुत बार चीज है। H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी गंध है ना, इसकी गंध, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी गंध मतलब किसकी जैसी होती है, सड़े अंडे जैसी गंध। और ये रंगीन गैस है, सड़े मतलब बिल्कुल ऐसी मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि जो अंडे होते हैं ना बहुत दिनों से पड़े हुए, उस टाइप की बहुत बेकार गंध होती है, ठीक है। और इसको अपन तैयार करते हैं, वो किप्स उपकरण होता है, और किप्स उपकरण में ये रिएक्शन होती है, इससे ये H2S तैयार होता है, ठीक है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी रंगीन गैस है और ये H2SO पर निर्माण में उपयोगी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या अपन बोलते हैं, गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। तो बात वही, गंधक का अम्ल बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें ये आता है सल्फर आता है, तो H2SO4 के निर्माण में उपयोगी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये क्या है, SO2 के ऑक्सीकरण से निर्मित होता है, यानी कि 2SO2 + O2 और V2O5 की उपस्थिति में ये 2SO3 बना देता है। इसका उपयोग होता है ओलियम बनाने में प्रयुक्त होता है। ओलियम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल, यानी कि सल्फर और जो ऑक्सीजन मिलके जो एसिड बनते हैं अम्ल, उनकी बात करते हैं। तो इनमें ये सल्फर के सारे ऑक्सी अम्ल, एक तो है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और ये होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो अपने जो गंधक का अम्ल होता है, तो हम बोलते हैं जो मतलब अम्लों का राजा, या फिर मतलब जो मेन चीज होती है सबसे बड़ा अम्ल, वो H2SO4, ये उद्योगों में सबसे ज्यादा काम में आता है। ये क्या होता है, उद्योगों में सबसे ज्यादा काम में आता है, ये इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरस होता है SO3, सल्फ्यूरिक होता है SO4, ठीक है। फिर होता है H2O2 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2H2O7 पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं ओलियम। इसको क्या बोलते हैं, ओलियम, ध्यान रखना, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखते हैं अपन H2SO4, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपन डेली लाइफ में भी काम में आता है और बहुत सारी चीज, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब उद्योगों में तो ये बहुत ज्यादा काम में आता है, अपने भी आसपास की डेली लाइफ की चीजें उसमें भी बहुत काम में आता है, ठीक है। ये आपका मतलब ये समझ लो, ये आपका तेजाब है, वही चीज है, ठीक है। संपर्क विधि से इसको अपन दो विधियों से बना सकते हैं। एक तो संपर्क विधि से ये 96.98% शुद्ध प्राप्त होता है। तो संपर्क विधि से बनाएंगे तो अपन संपर्क विधि से 96.98% शुद्ध H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है सीसा विधि। सीसा विधि में क्या होता है, अपन 80% शुद्ध अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर इसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में भी उपयोग होती है। बैटरी नहीं होती है मतलब, ठीक है, जो अपन लेड एसिड बैटरी बोलते हैं इसको, सीसा संचायक बैटरी, उनमें भी H2SO4 का उपयोग होता है, और बहुत ज्यादा मतलब वो जो लिक्विड वगैरह अपन डालते हैं वो चीजें वहां पे, ठीक है। बैटरी में लिक्विड ही भरा जाता, आपने सुना होगा नाम। चलो, तो वो जो बैटरियां होती है उनमें क्या होता है, H2SO4 होता है। एक चीज होती है सोडियम थायोसल्फेट, तो NO2H2O3.5H2O और हाइपो और एंटीक्लोरिक तरह काम में लिया जाता है। तो ये बेसिक से फैक्ट है, ठीक है। इनको तो आप क्या बोले, इनको रटने की कोशिश नहीं करनी, ऐसे नहीं बड़े बड़े रटने, इनको एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखो, फिर तीसरी बार देखो, मतलब रिवाइज करते हो। रिवाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज सेट हो जाएगी, नहीं तो रटने बैठोगे ना तो एग्जाम में भूल जाओगे, डेफिनेटली नहीं होगा एग्जाम। तो इनको आज पढ़ा तो दो दिन बाद वापस देखो, फिर वापस 2 दिन बाद ऐसे फास्ट मारनी है रीडिंग, बस काम हो जाएगा आपके। जैसे कि ये पीडीएफ है, मान लो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको 10 मिनट लगेंगे एक मान लेते हैं रीडिंग मारने में, या 20 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे, बस बात खत्म। और रीडिंग जितनी 5-6 रीडिंग मान लोगे, फिर उसके बाद एग्जाम मतलब दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे, और एग्जाम में अपने आप आपके सामने बाहर निकल ही जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन हेलोजन परिवार। क्या पढ़ेंगे, हेलोजन परिवार, हेलोजन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। थैंक यू सो मच।